आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात करेंगे कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। उसके लिए मैं जो है फॉर्मूला तैयार करूँगा, मतलब मैं फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाऊँगा किस प्रकार से क्लासिकल अप्रोच को फॉलो करके हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टैकल करते हैं। सो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई घटना है उसकी क्लासिकल डेफिनेशन क्या होगी। सो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि इफ़ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में, मैंने पहले बता दिया है। इफ़ देयर आर एन elementary events associated to a random experiment and m of them are favorable to an event A, मान लीजिए कोई घटना A हमने मानी है, then the probability of happening event A, प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी इसकी घटने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को हम लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए हम पी लिखते हैं और जो घटना है जो इवेंट है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ए। सो पी ब्रैकेट में मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट ए। जो मैंने सेंटेंस लिखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, पी ब्रैकेट में ए इज इक्वल्स टू होता है, जो इसको पहले अगर मैं वर्ड में लिखूँ तो लिखेंगे हम लोग फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन एग्जॉसिव नंबर ऑफ केसेस, एग्जॉसिव नंबर ऑफ केसेस। ये फॉर्मूला होता है, यही क्लासिकल अप्रोच है, यही होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का क्लासिकल अप्रोच, कि हम फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस देखते हैं और हम एग्जॉसिव नंबर ऑफ केसेस देखते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू ही आपको ये समझ में आएगा कि ये फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस मतलब क्या है और एग्जॉसिव नंबर ऑफ केसेस क्या है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वी थ्रो अ डाइस फॉर एग्जांपल, ऐसे एक चीज़ और देख लीजिए एग्जांपल से पहले कि पी ए इक्वल टू हमारा यहाँ पे एग्जॉसिव नंबर ऑफ केस, देखो देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स, टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम एक कॉइन को टॉस कर सकते हैं, या हम डाइस को थ्रो कर सकते हैं, या हम प्ले कार्ड्स में से एक पत्ती खींच सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो घटनाएं घटती हैं और जो ट्रायल करते हैं बार बार रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो जो घटनाएं घटती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। तो मान लीजिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बार बार ट्रायल कर रहे हैं और उसमें टोटल कितनी इवेंट्स हैं, एन एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। अच्छा देखिए एग्जांपल के तौर पे, जब आप कॉइन टॉस करते हैं, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो क्या होता है, उसमें टोटल जो एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं कितनी होती हैं, 2। तो एन की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि हेड और टेल ही होता है। अगर हम डाइस उछालें तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक चीज़ें, 6 रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पे। तो
किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होती हैं, जो हो सकती हैं, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, जो टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। और ऐसे नंबर्स जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे जैसे कोई इवेंट हमने बना लिया, अगर उस जो घटनाएं आने पे, मतलब जो घटनाएं घटित हो जिससे लगे कि घटना ए घटित हुई है, उन केसेस को हम क्या कहते हैं? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि वो हमारी घटना को फेवर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितना है? m है, और टोटल नंबर यानी एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस वो n है, यानी m/m/n हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा m/n। अब एक चीज़ जान लीजिए कि आपके पास ये भी, मतलब यही आपको बार बार यूज़ करना है। एंड आई विल ऑल्सो से कि देखो, अगर ध्यान से देखा जाए, m जो है m देखिए 0 भी हो सकता है। m क्या हो सकता है? m की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन n से बराबर या छोटी होगी। क्योंकि n क्या है भाई? अगर मान लीजिए आप एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का में टोटल कितना घटना घटता है? 2। हेड या टेल, वहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट्स की संख्या कितनी है? 2 है। मतलब एक सिक्का उछालने में एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं? 2। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जब उस ट्रायल में, जब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल 2 ही इवेंट घट सकते हैं, तो आप कैसे सोच लेंगे 3 इवेंट घटेगा? हो सकता है कोई इवेंट ना घटे, लेकिन हो सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम घटेगा तो n के इक्वल ही होगा। मतलब m की वैल्यू जो होती है, क्योंकि वो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, ये 0 भी हो सकता है, ये n तक जा सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर हम एक काम करें टेक्निकली, अगर हम इसमें n से डिवाइड कर दें, सब में n से डिवाइड कर दीजिए, सो 0/n कर दीजिए, तब भी वही रहेगा। m/n कर दीजिए, <n कर दीजिए, तो क्या होगा? 0 में n से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, और यहाँ पे ये तो रहेगा ही। m/n को हम क्या लिख सकते हैं? PA, क्योंकि PA ही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। m/n क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A हैपनिंग। सो PA हो जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, n से कट जाएगा, n तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज़ PA, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 के बराबर भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 0 से इधर नहीं होगी, मतलब नेगेटिव में नहीं होगी, इसी के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी, 0 से 1 के बीच में। ये हमने यहाँ पे मैंने इसको प्रूव किया है, जस्ट प्रॉपर चीज़ इसको लेकर के, क्योंकि m की वैल्यू जो है वो 0 से n के बीच में होती है, तो हम टेक्निकली n से डिवाइड कर देंगे सभी में, तो m/n क्या PA बन जाएगा, यहाँ से देख ही रहे हैं, और 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, n कट के 1 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आता है। अब एक चीज़ और देख सकते हैं आप, तो यहाँ से हमने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, यहाँ से क्लियर है। अब मान लीजिए अगर द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ए, मान लीजिए हमें ये, तो प्रोबेबिलिटी PA क्या है? ये ए इवेंट के मतलब घटने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब घटना ये घटती है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी आई थिंक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर तो नॉट हैपनिंग जब हो जाता है, जब नॉट हैपनिंग लग गया, मतलब वो घटना नहीं घटती है, तो PA पे हम बार लगा देते हैं, मतलब PA है, इस पे बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब क्या है कि ये इवेंट नहीं घटती, उसकी संभावना क्या होगी, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। सो PA बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा आप बताइए, टोटल कितने इवेंट्स हैं? टोटल इवेंट्स कितने हो सकते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में? n, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। और n में से जो m, जैसे ये n केस टोटल है उस इवेंट में, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल n केसेस बनते हैं। जैसे एक डाइस उछालते हैं, उसमें टोटल कितने केसेस बनते हैं? 6 केसेस बनते हैं। उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये सब क्या है? हर एक क्या है? केस है। तो टोटल केस कितने होते हैं डाइस उछालने में? 6 होते हैं। अब मैं एक इवेंट में बनाऊँ कि मल्टीपल ऑफ 3, मैं एक इवेंट बनाता हूँ A मल्टीपल ऑफ 3, तो घटना A को घटने के लिए कितने केसेस हमारे पास बनते हैं? 3 और 6। तो वहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अच्छा नहीं, सॉरी, 2 हो जाएगी, क्योंकि एक 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। तो ये फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस है।
अगर मैं वहीं एक घटना ये ऐसा बनाऊं कि घटना ये तब घटती है जब इवन नंबर आता है, यानी तब कितने केसेस हो जाएंगे, 6 तो टोटल होते हैं डाइस में, लेकिन अब क्या हो जाएगा 2 4 6 मतलब 3 केसेस। तो यानी यहाँ पे अगर डाइस उछालते हैं तो टोटल n की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, लेकिन जो हमने घटना बनाया है इवन नंबर आने वाला उसके हिसाब से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस मतलब ऐसी वो घटनाओं की संख्या, वो उन एलिमेंट्री इवेंट्स की संख्या जिसके आने पे आप कहते हैं कि हमारी इवेंट जो हमने बनाया वो घटित हो रही है। तो पी ए बार, तो अगर n में से m घटने की है, मतलब n में से अगर m केसेस घटना ए के घटने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, तो इसका मतलब जो बचा वो न घटने का होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर 6 में से 3 केसेस इवन आने के होंगे तो 3 केसेस ऑड आने के भी होंगे। तो वही बात हुआ ना, यानी घटना ए के घटने की अगर पॉसिबिलिटी क्या है m है, तो जो इसमें बचेगा n में जो बचा, क्योंकि n m से ज़्यादा होगा, तो n में जो बचा वो न घटने का होगा। तो न घट तो कितना बचा, अगर मान लीजिए घटना ए के घटने की पॉसिबिलिटी का केस m है, तो n न घटने का क्या होगा, n में से m घटा दो, यानी n माइनस m, वो न घटने का फेवरेबल नंबर ऑफ केस हो जाएगा। और टोटल केस तो n है ही, मतलब एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ से पी ए बार हो गया। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, n बटा n कर दीजिए माइनस m बटा n कर दीजिए। अब यहाँ पे छोटे में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, इसको ये मत कहिएगा कि मतलब स्पेस कम है, लेकिन मैं इसी में कवर कर दे रहा हूँ। तो पी ए बार इक्वल टू यहाँ पे n से n कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और आप देख सकते हैं m बटा n को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए n बटा, इसको लिख सकते हैं पी ए। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला आ गया कि अगर किसी घटना की घटने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, मतलब आपको अगर पी ए पता है, तो अगर आपको न घटने का निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे तो पी ए बार आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? मतलब अगर आपको किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, तो आप जैसे 1 में से घटाएंगे उसको, आपको उस घटना के न घटने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने इतनी चीज़ें की। तो ये क्लासिकल अप्रोच यही कहता है, क्लासिकल अप्रोच का ओवरऑल आइडिया यही है। नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल, आई विल टेक अ सिंगल एग्जाम्पल, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल understand what is the overall objective of this video. So right now suppose we are if we example मैं दे रहा हूँ आपको, if we throw a die, then what is the probability of getting an even number? ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आ सकता है कि इफ़ वी थ्रो अ डाइस, कह रहा है क्वेश्चन में, अगर हम एक डाइस फेंकते हैं, अगर हम एक पासा फेंकते हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर उस पर आएगी, जब फेंकेंगे तो एक नंबर तो आता है डाइस में, तो वो इवन होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी, मतलब एक तरह से प्रायिकता क्या है उसकी। सो इन दैट केस अब आपको बस देखना क्या, अब मान लीजिए, अब हम यहाँ पे मानेंगे, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन में हम लोग प्रॉपरली कैसे लिखेंगे, लेट, अब हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑकरिंग मतलब घटना मतलब होना, ऑकरिंग इवन नंबर्स ऑन द डाई। मान लीजिए कि घटना कोई घटना है जो हमने माना है, जो इवन नंबर आने की घटना है। हम वो घटना है कि जब डाइस को हम फेंकते हैं तो जब इवन आता है तो वही हम कहते हैं घटना ये घटित हो गई। देन अब देखो, हेंस वी नो दैट द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ लिखिए, the exhaustive number of cases for a die is equal to 6 होता है, it's no doubt।
भाई डाइस फेंकते हैं तो टोटल कितने रिजल्ट्स उसमें होते हैं? 6 होते हैं। अब आपके लिए फेवर कितने करते हैं? सिर्फ 3। आपके लिए फेवर कितने करते हैं? सिर्फ 3, क्योंकि आपको इवन चाहिए, और इवन मतलब 2 4 6, 1 3 5 तो इवन है नहीं, तो आपके काम का नहीं है। तो घटना एक, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इवन नंबर आने की। तो हम इवन पे ही देखेंगे, तो हमारे फेवर में कितने नंबर्स हैं? सिर्फ 3। तो यानी फेवरेबल नंबर ऑफ केस क्या हो जाएगा? एंड एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, as per the question, favorable number of case, favorable number of cases इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि 1 2 3 4 5 6 यही आते हैं ना। अब इसमें से ये और ये 3 ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू तो 6 है, क्योंकि टोटल 6 हैं, लेकिन m इक्वल टू क्या है? फेवरेबल 3 है, क्योंकि 2 4 6 3 ही तो नंबर्स हैं। हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? m/n। m की वैल्यू कितनी है? 3 है। n की वैल्यू कितनी है? 6 है। काट दीजिए, अर्थात 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब हाफ। सो अगर हम कोई डाइस फेंकते हैं तो उस डाइस पे कितनी इवन नंबर्स है? 3। 6 में से 3 इवन होती हैं, 3 ऑड होती हैं। 6 में से 3 क्या होती हैं? इवन होती हैं, 3 नंबर्स ऑड होती हैं। 2 4 6 क्या है? इवन है, और 1 3 5 क्या है? वो ऑड है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम उसको फेंकते हैं तो आधी आधी संभावना ही बनेगी, क्योंकि आधा इवन आने की पॉसिबिलिटी होगी, आधा ऑड आने की पॉसिबिलिटी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिकल अप्रोच से, तो अगर आपको किसी की पॉसिबिलिटी निकालने, किसी भी इवेंट के घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप बस एक ही चीज़ देखेंगे, कितने एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस कितने हैं और फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितने हैं। बस आपको फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस में एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड कर देना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। 1/2 क्या है? 0 और 1 के बीच में है। अब मान लीजिए आपको एक काम करना हो, अब मान लीजिए आपको एक चीज़ करना हो, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट, आपको क्या करना है कि आपको इवन ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर। तो नॉट गेटिंग मतलब क्या हो जाएगा? पी ए पे बार लग जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि 1 माइनस पी ए कर दें अगर, तो हमें ना मतलब इवन नंबर ना आने, मतलब घटना एक कब घटेगी? जब इवन आएगा। और घटना एक कब नहीं घटेगी? जब इवन नहीं आके ऑड आएगा। सो यहाँ पे 1 माइनस पी ए की वैल्यू इतनी है, घटा दीजिए, मानी 1/2। मतलब इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इवन न आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आधा आधा है। ऑड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी तब। तो इस तरह से क्लासिकल अप्रोच के थ्रू जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है कि दूसरा एग्जांपल, इफ़ वी टॉस अ कॉइन, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब उस पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर एक सिक्के को आप उछालते हैं तो इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि आपको सिक्के के ऊपर हेड मिलेगा। तो पहले सबसे पहले मान लीजिए जो हेड आने की वो एक घटना होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली एन इवेंट विल हैपन। सो सपोज ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, मतलब हेड को पाने की, सिक्का उछालते हैं जब, तो हेड को पाने की घटना को हम मान लेते हैं ए है। अब वी नो, अब देखिए आप एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस फॉर अ कॉइन कितने होंगे? एग्जैक्टली 2 होंगे, क्योंकि डाइस के लिए तो 6 होंगे, क्योंकि उसमें 6 रिजल्ट टोटल होते हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल कितने रिजल्ट हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। यानी एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस विच इज़ n, हम क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। n इक्वल टू क्या है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बराबर, n इक्वल टू कितना हमारे पास? 2 है। अब नाउ वी हैव टू फोकस ओवर द फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। सो व्हाट इज़ द फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस? एंड फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस दैट इज m इक्वल टू क्या होगा? भाई अगर सिक्का है तो हेड एक ही बार तो आता है, उसमें 4-5 हेड तो होते नहीं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। यानी आपके लिए फेवर कौन सा, आपके लिए फेवर कितना केस करता है? सिर्फ एक केस, वो भी क्या है? हेड आएगा। तो सिक्के में आपके लिए फेवर करने वाला हेड आने का केस कितना है? सिर्फ एक है, यानी 1, क्योंकि सिर्फ एक ही हेड है उसमें, तो 1 हो गया।
अगर 2-3 हेड होते तो ऐसा होता नहीं है। तो एक हो गया, इसलिए हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने ए माना है। तो m/n होता है, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, यानी 1/2 आ जाएगा। अब नॉट गेटिंग हेड, सिमिलरली अगर आपको हेड ना आने की पॉसिबिलिटी निकालनी है तो हेंस सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो पी ए बार हो जाता है, क्योंकि पी ए हेड आने का है तो पी ए बार हेड ना आने का, तो सीधे 1 - पी ए ही तो करते हैं ना हम। तो 1 - 1/2, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही आएगा, यानी हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड ना आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ओके, सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो इन द सेम वे यू कैन अप्रोच डिफरेंट क्वेश्चंस। आई वुड ऑल्सो टेल यू दैट आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द डाई। अब पासे पे ही बेस्ड मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। सो मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल है, लिखिए इफ़ वी थ्रो अ डाई, हमने एक डाई फेंका, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर आप पासा फेंकते हो तो उसमें 6 नंबर्स है ना, तो 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इसके लिए हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, सेम अप्रोच को फॉलो करेंगे। सबसे पहले 2 आना एक घटना है, तो इसको मानना पड़ेगा कौन सी घटना है। तो हम सोल्यूशन जब निकालेंगे तो अब सोल्यूशन में सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा इवेंट। तो मानेंगे सपोज, अब एक जगह ई भी मान सकते हैं आप, ई सपोज ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग 2 when a die is thrown। मतलब जब एक सिक्का फेंका जाता है तो मान लीजिए 2 आने की घटना ई है, हेंस वी नो द फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस फॉर अ डाई। एक डाई के लिए कितना होता है, दैट इज n, नॉट द फेवरेबल, सॉरी, एग्जॉसिव नंबर ऑफ केसेस फॉर अ डाई, दैट इज n इक्वल टू, हमेशा 6 होता है, एंड द फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इन द क्वेश्चन दैट इज m इक्वल टू कितना हो गया। अब हमें घटना में घटित क्या होना है, जब हम डाइस फेंकना हमें, तो कौन सी घटना घटनी चाहिए, 2 आने की। तो 2 कितनी बार आएगा डाइस में, एक ही बार तो आता है ना, एक ही तो 2 होता है, यानी हमारे पास सिर्फ 1 है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, सो क्या हो जाएगा, पी ई होगा, यहाँ पे क्या होगा, पी ई बराबर क्या हो जाएगा, m/n। m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 6 है, यानी जब एक डाइस फेंकते हैं तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। अब 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी पे क्या हो, पी बार होगा, और 1 - पी ई होता है। ओके, तो आप क्या करेंगे, 1 - पी ई की वैल्यू क्या है, 1/6, घटा दीजिए, तो इसके अपन 1 तो क्या हो जाएगा, घट के कितना आएगा, 5/6 आ जाएगा। तो अगर किसी भी डाइस को फेंकने पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी अगर 2 है, सॉरी 1/6 है, तो 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6।
ओके, क्योंकि अगर दो नहीं आएगा तो बाकी 5 आएंगे, तो वहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 5 होंगे, क्योंकि 2 तो आएगा नहीं। तो बाकी, क्योंकि घटना ई ना घटे, अगर 2 नहीं आना है यानी 5 को आना पड़ेगा, 5 में से कोई एक आना पड़ेगा यहाँ पे, यानी वहाँ पे 5 केसेस बनते हैं, और 2 आने के लिए सिर्फ 1 केसेस बन, इसलिए 1/6 हुआ है। वहाँ पे 5 केसेस बन जाएंगे, 5/6 हो गया। तो इस तरह से हम क्लासिकल अप्रोच को फॉलो करके जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब ये तो देखिए, एक्चुअली ये था 9th का टॉपिक, लेकिन मैंने सोचा कि बेसिकली आपको बेसिक बैकग्राउंड से आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने आपको क्लासिकल अप्रोच में सिस्टमेटिकली पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपको इक्वल इंटरेस्ट लेना है सब में, आपको ये नहीं सोचना है कि 9th में था। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, इट विल प्रोवाइड योर बेस एट विच यू कैन थिंक। अब अगले आने वाले वीडियोज़ में जो है मैं आपको एक्जियोमेट्रिक अप्रोच को समझाऊंगा। अब एक्जियोमेट्रिक अप्रोच को हम स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी पढ़ेंगे, एक नए वे में हम प्रोबेबिलिटी को अब देखेंगे, क्योंकि एक्जियोमेट्रिक जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द प्रोबेबिलिटी है। और एक और चीज़ जान लीजिए कि एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट उसे कहते हैं जिसमें एक घटना के घटने से दूसरे घटना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे सिक्का, अगर आप सिक्का उछाले हेड आ गया, तो अगली बार फिर हेड आने में कोई प्रॉब्लम है। इसका पीछे जैसे एक बार उछाले आप हेड आ गया, तो इसका असर अगले वाले में नहीं पड़ता है, अगली बार उछालेंगे फिर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर आप एक डाइस फेंके, पहले बार में एक आ गया, तो क्या ये एक अब आगे एक नहीं आने देगा? नहीं, आगे फिर एक आ सकता है, मतलब पिछले से अगले का कोई रिलेशन नहीं रहता है। तो इस तरह के इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? वो इवेंट स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अब यहीं पे आपकी क्लासिकल अप्रोच ख़त्म होती है। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक्जियोमेट्रिक अप्रोच स्टार्ट करूँगा, और वो आपके क्लास 10th का पार्ट होगा। सो आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।